गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आप सभी का ग्रेविटी पॉइंट ऑफिशियल चैनल में स्वागत है। मैं सुरेश धर दुबे आप लोगों के साथ एनवायरमेंट इकोलॉजी के टॉपिक को लेकर के उपस्थित हूं। हम इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप लोगों को प्रैक्टिस सीरीज, साथ में मानचित्र द्वारा विश्व के भूगोल की सीरीज और ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट सीरीज दे रहे हैं। साथ में कुछ क्विज टाइप के प्रश्न भी आपको हम उपलब्ध करा रहे हैं। तो आप इन सभी सीरीज का भरपूर लाभ उठाएं और अपने एग्जाम को बेहतर करने का पूरा प्रयास करें। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एवं शेयर करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं प्रमोट करें, जिससे प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक समय समय पर उपलब्ध हो सके। प्रत्येक वीडियो का पीडीएफ मटेरियल भी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है, आप उसे वहां से डाउनलोड करें, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। हम आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में संलग्न होंगे। आइए इसी के साथ आज हम शुरुआत करते हैं अपना इन्वायरमेंट इकोलॉजी का सेक्शन। हम लोग जो डिस्कशन किए हैं उसी के आगे डिस्कशन आज प्रारंभ करते हैं। हम लोगों ने कई तथ्यों की चर्चा कर चुके हैं। जैसे हम आपको सिर्फ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हमने सबसे पहले यह डिस्कशन किया था कि जो संकल्पना थी वह संकल्पना थी निश्चयवाद। क्या था? निश्चयवाद। निश्चयवाद का तात्पर्य होता है यह पूरी तरीके से प्रकृतिवाद की व्यवस्था है। कैसी व्यवस्था है? प्रकृतिवाद है। इसमें यह होता है कि अनुकूलन होता है। क्या होता है? अनुकूलन होता है। और मनुष्य अपने आप को प्रकृति के अनुसार अनुकूलित इसलिए कर लेता है क्योंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण प्रकृति जैसा चाहती है उसी के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेता है। लेकिन चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी विशिष्टता के कारण ही प्रकृति के साथ अनुकूलन करने के साथ साथ उसमें कुछ रूपांतरण करने की भी क्षमता रखता है। तो यहां पर हम बात करते हैं, इसी के साथ साथ रूपांतरण की भी संकल्पना प्रारंभ हो जाती है। लेकिन रूपांतरण में भी कई चरण होता है। इसमें सबसे पहला जो चरण होता है इसको कहते हैं संरचनात्मक रूपांतरण। क्या कहते हैं? संरचनात्मक रूपांतरण। और यह संरचनात्मक रूपांतरण में हम लोग मूलभूत आवश्यकता की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? मूलभूत आवश्यकता की बात करते हैं। और मूलभूत आवश्यकता के लिए हम प्रकृति में जो थोड़ा बहुत छेड़छाड़ करते हैं, थोड़ा बहुत उसमें जो एडजस्ट करते हैं, उसी को कहते हैं हम लोग समायोजन। क्या कहते हैं? समायोजन, या इसी को कहते हैं एडजस्टमेंट। क्या कहते हैं? एडजस्टमेंट। लेकिन चूंकि मनुष्य एक विशिष्ट प्राणी है और अपनी इसी विशिष्टता के कारण मनुष्य अपनी मूलभूत आवश्यकता की पूर्ति करने के साथ साथ अपनी इच्छा की पूर्ति भी करना चाहता है। तो जब मनुष्य अपनी इच्छा की पूर्ति करना चाहता है, आवश्यकता के बाद की ये बातें आती हैं। अगर किसी को आप खड़े होने के लिए जगह दे दीजिए तो वह व्यक्ति फिर सोने की जगह मांगता है, क्योंकि मनुष्य की इच्छाएं अनंत होती हैं। यदि आपकी एक आवश्यकता पूरी होती है तो एक आवश्यकता पूरी होती नहीं है कि तब तक दूसरी आपकी आवश्यकता जन्म ले लेती है। वह आवश्यकता नहीं होती बल्कि वह आपकी इच्छा होती। हम लोग आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना जानते ही नहीं है। मूल रूप से समस्या यही है। अगर हम अपनी आवश्यकता और इच्छा में अंतर करना स्पष्ट कर लें तो शायद हम सभी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो खैर, आज यह समस्या और विकराल रूप लेती जा रही है, क्योंकि जो एग्रेसिव मार्केटिंग होती है, इसमें ये जो एडवर्टीजमेंट होते हैं, ये लोग हमारी आवश्यकता और इच्छा के अंतर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिए हैं। हम लोग अब समझ ही नहीं पाते हैं कि यह मेरी आवश्यकता है या इच्छा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि यह एग्रेसिव मार्केटिंग ही इच्छा को जन्म देती है। ये जो इच्छाएं होती हैं यह स्वतः जन्म भी लेती हैं, प्रकृति से देख करके या अन्य जीव जंतु प्राणी को देख करके भी आवश्यकताएं मेरे अंदर जन्म लेती हैं, इच्छाएं जन्म लेती हैं। तो मनुष्य जब अपनी आवश्यकता से आगे बढ़ करके अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए कार्य करता है, तो उस प्रकार जब वह कोई कार्य करता है तो वहां पर वह पर्यावरण का थोड़ा नुकसान ज्यादा करेगा। अर्थात प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन प्रारंभ कर देता है और इस प्रकार के रूपांतरण का जो नाम दिया जाता है उसको कहते हैं निम्नीकृत रूपांतरण। क्या कहते हैं? निम्नीकृत रूपांतरण। यह जो निम्नीकृत रूपांतरण होता है, इसमें
अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन किया जाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य इसमें अपनी इच्छा की पूर्ति करता है। क्या? इच्छा की पूर्ति हेतु। किसके हेतु? इच्छा की पूर्ति हेतु प्राकृतिक संसाधनों का क्या करता है? प्राकृतिक संसाधनों का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन। क्या? अविवेक पूर्ण तरीके से दोहन करना प्रारंभ कर देता है, जो एक चिंता का विषय होता है। तो जब मनुष्य अविवेकपूर्ण तरीके से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन प्रारंभ करता है, तो यह कहलाती है स्थिति निम्नीकृत रूपांतरण। कालक्रम में चल करके कुछ समय पश्चात, अर्थात आधुनिक विचारधारा के अनुसार, यही जो निम्नीकृत रूपांतरण है, इसी का रूप आज जो हमको देखने को मिलता है, यही रूप वर्तमान का है संभववाद। क्या है? संभववाद। जो किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वाइडल डेला ब्लास महोदय के अनुसार। तो यहां पर अब हम समझते हैं कि निम्नीकृत रूपांतरण में जब मनुष्य किसी भी प्राकृतिक संसाधन का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन प्रारंभ करता है, तो क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इसको अब हम समझते हैं। यहां पर अब एक छोटा सा एग्जाम्पल लेकर के हम चलते हैं। मनुष्य जब सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन का अविवेकपूर्ण तरीके से दोहन प्रारंभ किया, तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? हम कहते हैं जब हमारा आदिम समाज था। क्या था? समाज आदिम था। तो हम लोग पूरी तरीके से प्रकृति पर निर्भर थे। लेकिन जैसे जैसे हम लोग विकास के पथ पर आगे बढ़े, और उस विकास के पथ में जो सबसे कह सकते हैं क्रांतिकारी स्टेप रहा है, वह क्रांतिकारी स्टेप हमारा रहा है आग की खोज। क्या है? आग की खोज। यह जो आग की खोज है, यह सबसे क्रांतिकारी स्टेप माना जा सकता है मानव के इतिहास में। क्यों माना जा सकता है? क्योंकि आग की खोज हो जाने से कई क्षेत्रों में हमको क्रांतिकारी परिवर्तन देखने को मिला। एक तो परिवर्तन ये हुआ कि हमको पका भोजन प्राप्त होने लगा। क्या? पका भोजन। साथ में इस आग की खोज हो जाने से हमारी जो अब सुरक्षा है, सुरक्षा और ज्यादा सुदृढ़ होती है। क्या होती है? सुदृढ़ होती है। क्योंकि जब आदिम समाज था, तो हम लोग अपना भोजन शिकार के माध्यम से प्राप्त करते थे। तो कभी कभी हम शिकार करते थे, तो कभी कभी शिकार ही हमारा शिकार कर लेता था। लेकिन इस आग ने हमको जंगली जीव जंतुओं से हमारी सुरक्षा प्रदान करता है। तो सुरक्षा सुदृढ़ होती है। साथ में इस आग की खोज हो जाने से हमारा कुछ अब यंत्र पे ज्यादा यंत्र हमारा विकसित होने लगा। ये जो यंत्र थे, यह कई क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने लगे। कुछ यंत्र ऐसे हैं जो कृषिगत यंत्र थे, और कुछ यंत्र ऐसे हैं जो सुरक्षात्मक यंत्र हैं। तो यहां पर कृषिगत यंत्रों पर भी कार्य हुआ, और कह सकते हैं सुरक्षात्मक। क्या? सुरक्षात्मक या शिकारात्मक। शिकार करने के लिए। क्या करने के लिए? शिकार करने के लिए हम लोगों ने अब थोड़ा हथियार बनाना प्रयोग कर दिया। क्योंकि जब तक आग की खोज थी नहीं, तब तक हम लोग धातु का ज्यादा प्रयोग अपने यंत्रों में नहीं करते थे। हमारे जो शिकार करने के हथियार रहते थे, या फिर अन्य जो यंत्र होते थे, उसमें पत्थर का प्रयोग ज्यादा होता था। आप लोग इतिहास में पढ़े होंगे। लेकिन जब आग की खोज हुई, तो यहां पर अब हम अपने यंत्रों में लौह तो हम नहीं कहेंगे, बल्कि कहेंगे कि धात्विक मटेरियल का प्रयोग प्रारंभ हो गया। और धात्विक मटेरियल से हथियार जो बने हैं, ये हथियार अब सोफिस्टिकेटेड होंगे, और थोड़ा पत्थर की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होंगे। इससे हम अपनी सुरक्षा भी कर सकते हैं, शिकार भी कर सकते हैं, और कृषि संबंधी कार्य भी थोड़ा अब हमारा आगे बढ़ेगा। ये बातें स्पष्ट होनी चाहिए। तो इन सबको मिला जुला के बात ये निकलती है, अगर इन सबको हम ध्यान में रखें, तो इससे एक निष्कर्ष निकलता है कि अब जनसंख्या वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। क्या होगी? जनसंख्या वृद्धि। क्यों? आप सोचिए
पहले हमको शिकार करना पड़ता था, आखेट करना पड़ता था और फिर अपने भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। और इस प्रक्रिया में बहुत से व्यक्तियों का भी शिकार जंगली जानवरों के द्वारा कर लिया जाता था। ये बातें तो ठीक है। साथ में जो हम मांस प्राप्त करते थे किसी जानवर से, वह मांस पूरी तरीके से सुरक्षित हो आवश्यक नहीं होता था, क्योंकि हम लोग कच्चे मांस का सेवन करते थे। लेकिन जब हम पके मांस का सेवन करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हम बहुत सी महामारियों से मुक्त हो जाएंगे। तो जब पका भोजन करेंगे तो महामारियों से हम मुक्त रहेंगे, है ना। महामारियों से थोड़ा हमको मुक्त रहेंगे। क्या रहेंगे? मुक्त रहेंगे। और जब मुक्त रहेंगे तो जो पहले अकाल मृत्यु की संख्या ज्यादा थी, अब अकाल मृत्यु की संख्या घटेगी। शिकार हमारा शिकार नहीं कर पाएगा, क्योंकि मेरे पास अब कुछ यंत्र हैं, कुछ हथियार हैं। साथ में मेरे पास आग के विषय में जानकारी है, बाकी किसी प्राणी को आग को नियंत्रित करने की जानकारी नहीं है। इसलिए मनुष्य को छोड़ करके अन्य सभी प्राणी आग से भयभीत होते हैं। तो आग का हमको जानकारी और नियंत्रण होने के कारण हम अन्य जंगली जानवरों से अपनी सुरक्षा भी और ज्यादा बेहतर कर लिए। हम कृषि कार्य कर रहे हैं, खाद्यान्न आपूर्ति हमारी बढ़ गई, है ना। तो मिला जुला के निष्कर्ष यही निकल रहा है कि अब जनसंख्या में वृद्धि हो रही है। जनसंख्या में जब वृद्धि होती है तो इसका परिणाम ये निकलता है कि अब कार्यों का आवंटन होगा। क्या होगा? कार्यों का आवंटन होगा। तो यहां पर अब अगर हम बात करें कि जब जनसंख्या में वृद्धि होती है तो इसी के परिणाम स्वरूप क्या निष्कर्ष निकलता है? यहां पर कार्यों का आवंटन होता है। क्या होता है? कार्यों का आवंटन प्रारंभ हो जाता है। कार्यों का आवंटन का तात्पर्य है अब कुछ लोग जो हैं यह कृषि कार्य में संलग्न होंगे, है ना। कृषि कार्य में कुछ लोग जो होंगे यंत्र बनाएंगे। क्या बनाएंगे? यंत्र में संलग्न होंगे। कुछ लोग जो होंगे सुरक्षा में लगे रहेंगे कि पूरे समुदाय की सुरक्षा करेंगे। कुछ कुछ लोग जो हैं आखेट में संलग्न रहेंगे। अर्थात अब सबके कार्यों का क्या हो जाएगा? बंटवारा हो जाएगा, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। अब सभी लोगों को भोजन एकत्रित करने के लिए कार्य नहीं करना पड़ेगा। कुछ ही लोग हैं जो भोजन अब एकत्र कर सकते हैं, और कुछ ही लोग हैं जो पूरी समुदाय की सुरक्षा कर सकते हैं। और कुछ लोग हैं कि जो अब क्या करेंगे? यंत्र बनाएंगे, चाहे वह कृषिगत यंत्र हो, चाहे शिकार करने के लिए यंत्र हो, चाहे किसी प्रकार का यंत्र हो, चाहे परिवहन के यंत्र हो। क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर कोई आप शिकार को ही ले जाना है, कोई अन्य सामग्री को ले जाना है, तो आपके पास परिवहन के साधन होने चाहिए। तो इसलिए देखा गया कि यहां पर अब कार्यों का आवंटन प्रारंभ हो गया। लेकिन जब कार्यों का आवंटन होता है तो यहां पर अब अपनत्व की भावना ज्यादा बढ़ती है। जब तक समुदाय में ये सब लोग एक ही कार्य में संलग्न रहते हैं तब तक उतना अपनत्व की भावना नहीं होती है। लेकिन जैसे ही सबका कार्य आवंटित होता है अब थोड़ा सा यहां पर अपनत्व की भावना आती है। इस भूमंडल पर मनुष्य के अलावा अन्य कोई भी प्राणी संग्रह नहीं करता है। सिर्फ मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो संग्रह करने की क्षमता रखता है। और मूल समस्या का कारण यह संग्रह ही है, क्योंकि संग्रह की कोई सीमा नहीं होती है। आपको भोजन चाहिए कितने दिन का? एक दिन, 2 दिन, 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, एक पीढ़ी, 2 पीढ़ी, या अगले आने वाली 100 पीढ़ी का संग्रह? इसकी कोई सीमा नहीं है। और यही मूल कारण है सभी प्रकार की पर्यावरणीय समस्याओं का, क्योंकि मनुष्य संग्रह करता है। तो यहां पर जैसे ही यह कार्यों का आवंटन होता है, यहां पर हम कह सकते हैं अब थोड़ा लोग अपनत्व की भावना में जाते हैं और संग्रह करना प्रारंभ कर देते हैं। तो यहां से प्रारंभ होता है संग्रह की भावना। कैसी? संग्रह की जो भावना है ये प्रबल रूप धारण करती है। संग्रहण, अब हम लोग संग्रहण करेंगे। इसका तात्पर्य यह है कि कृषिगत जो कार्य में संलग्न लोग हैं वो लोग ये सोचेंगे कि जितना हम कृषिगत कार्य करेंगे, जितना अनाज को प्रोड्यूस करेंगे, उसके बदले में हम कुछ दूसरी वस्तु प्राप्त करेंगे। क्योंकि पहले का सिस्टम पैसा रुपया तो था ही नहीं, बार्टर सिस्टम था।
अर्थात वस्तु आदान प्रदान का व्यवसाय चलता था। हम आपको अनाज देंगे तो आप हमको एक यातायात का साधन दे देंगे, उसके बदले में आप हमको कोई यंत्र दे देंगे। ऐसे ही चलता था। और यंत्र बनाने वाला ये सोचता था कि जितना हम यंत्र बनाएंगे उसके बदले में हमको अनाज मिल जाएगा। अर्थात हमको अनाज के लिए काम नहीं करना है, हमको किस पर कार्य करना है, यंत्र के लिए काम करना है। उसी प्रकार सुरक्षा वाला सोचता है कि जितनी सुरक्षा करेंगे उतना हमको उसके बदले में कुछ न कुछ मिलेगा। अर्थात यहां पर अब संग्रहण की क्षमता या संग्रहण की जो भावना है यह जागृत हो जाती है। लेकिन इन सब का तात्पर्य क्या है, हम आपको क्यों बता रहे हैं? इन सबको बताने के पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि इन सब में सिर्फ एक ही ऐसी वस्तु है जो केंद्र बिंदु में टिकी हुई है, और वह है आग। क्या है? आग। अगर आग को यहां से एलिमिनेट कर दिया जाए तो शायद इन सब पे थोड़ी सी लिमिटेशन लग जाएगी। और आग के केंद्र बिंदु में क्या है? आग के केंद्र बिंदु में है जलावन की लकड़ी। क्या है? जलावन की लकड़ी। क्योंकि आग की प्राप्ति के लिए हमारे पास अन्य कोई और विकल्प नहीं है। अभी अभी मतलब जबकि हम बात कर रहे हैं आदिम समुदाय की, उस समय डीजल, पेट्रोल, कोयला ये सब तो हमको ज्ञात था नहीं, ये सब लेकिन ज्ञात हमको नहीं थे। हमारे पास ऊर्जा का एकमात्र विकल्प था और वो थी जलावन की लकड़ी। अगर हमको भोजन को पकाना है तो आग चाहिए, और आग के लिए क्या चाहिए? जलावन की लकड़ी चाहिए। हमको कोई यंत्र बनाना है, कोई गाड़ी बनानी है तो उसके लिए लकड़ी चाहिए। कोई हथियार बनाना है तो धातु को दूसरे रूप में मॉडिफाई करने के लिए हमको पुनः आग चाहिए। अर्थात अगर हमको कृषि करनी है तो जमीन चाहिए। देखा जाए यदि हम कोई कार्य करने जा रहे हैं तो बीच में यह लकड़ी वाला आ जाता है कॉन्सेप्ट। लकड़ी का ज्यादा प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं? ये जो जलावन की लकड़ी है इसका प्रयोग तो हम करते हैं आग को प्राप्त करने के लिए, जिससे हम भोजन को पकाएंगे, या इसके प्रयोग से हम अपनी सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा का घेरा बनाएंगे या यंत्र बनाएंगे। इन सब में प्रयोग किया जाएगा। लकड़ी का प्रयोग इमारती दृष्टिकोण से भी किया जाएगा, क्योंकि जो परिवहन के साधन हो गए ये पहले के लकड़ी के ही बनते थे, तो परिवहन का साधन बनाने के लिए भी हमको लकड़ी की प्राप्ति चाहिए। अगर हमको अपना आवास बनाना है तो भी लकड़ी चाहिए। अगर हमको जमीन चाहिए जिस पर कृषि करनी है तो भी वहां से वृक्ष को हटाना होगा। तो मिला जुला के एक ही बात निकलती है कि हमको क्या करना होगा? वृक्षों को अपने मूल रूप से हटाना होगा। उसके उद्देश्य कई होंगे। अर्थात हम कह रहे हैं हमको क्या करना होगा? हरे वनस्पति का कटाव करना होगा। क्या होगा? हरे वनस्पति का कटाव करना होगा। इस पर बहुत विस्तृत चर्चा हम लोग करते हैं जब हम वनस्पति टॉपिक पढ़ेंगे, तो अभी तो उतनी चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन अभी मूल रूप से बस आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। इसका कटाव हम कर सकते हैं इमारती लकड़ी के लिए। किसके लिए करते हैं? इमारती लकड़ी प्राप्त करने के लिए, जिससे हम घर और बनाएंगे। इसका हम प्रयोग कर सकते हैं जलावन की लकड़ी के लिए। किसके लिए प्रयोग करेंगे? जलावन की लकड़ी के लिए कटाव करेंगे, है ना? इसका हम कटाव इसलिए करेंगे क्योंकि भूमि उपयोग प्रतिरूप है। क्या है? भूमि उपयोग प्रतिरूप। हमको वह जमीन चाहिए जिस जमीन पर हमको कृषि करना है। तो मिला जुला के एक ही निष्कर्ष निकलता है कि हमको हरे वनस्पति को हटाना है। क्या करना है? हरे वनस्पति को हटाना है, काटना है। लेकिन जब हरे वनस्पति का कटाव किया गया तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि इसके दुष्परिणाम क्या होंगे, इसके दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। शायद उस समय हम लोगों ने अनुमान लगाया नहीं था, क्योंकि उस समय का जो हमारे पास ज्ञान और तकनीक थी उसके अनुसार वही विकल्प था और वही हम लोगों ने चयन किया और वृक्षों का कटाव किया। आज के दृष्टिकोण से वृक्ष काटना थोड़ा हमारे लिए हानिकारक साबित हो रहा, ऐसा लग रहा है। लेकिन कितना हानिकारक हो सकता है शायद अभी आपको भी यह स्पष्टता नहीं होगी।
लेकिन यह स्पष्टता हम यहाँ पर आपको देने का प्रयास करते हैं कि एक वृक्ष के कटाव कर देने से क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आइए उसको समझते हैं। वृक्ष का कटाव क्यों किया गया, इसका ये मूल कारण है। और ये सब किसको जाता है, रूपांतरण का निम्नलिखित रूपांतरण को जाता है। किसको जाता है, निम्नलिखित रूपांतरण को जाता है। तो यहां पर जब हम किसी वनस्पति का कटाव करते हैं तो इसके क्या परिणाम होते हैं यह देखना है। तो देख रहे हैं, हर एक वनस्पति के कटाव से उत्पन्न समस्याएं, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, इस पर एक सूक्ष्म हम लोग दर्शन करते हैं कि क्या क्या हो सकता है। पहला तो होता है पारिस्थितिकीय असंतुलन। क्या होगा, असंतुलन। कौन सा, पारिस्थितिकीय असंतुलन। इसमें क्या क्या हो सकता है। सबसे पहली तो समस्या ये हो सकती है कि जो CO2 है और O2, CO2 इसको थोड़ा सा हम दूसरे टाइप से बनाते हैं, CO2 और O2 इम्बैलेंस हो गया। क्या हो गया, असंतुलित हो गया। और क्या हो गया, इससे मृदा का अपरदन हुआ। क्या हुआ, मृदा का अपरदन हुआ, मृदा का कटाव हुआ। क्या हुआ, इससे भूमिगत या हम कहें जल चक्र की प्रक्रिया बाधित हुई। क्या हुई, जल, थोड़ा सा यहां पर लिखते हैं, जल चक्र की प्रक्रिया बाधित हुई। ठीक है। और क्या हुआ, हम कह सकते हैं हमारा जो प्राकृतिक आवास है, क्या, प्राकृतिक आवास का क्या हुआ, विनाश हुआ। और क्या हुआ, इसके कटाव से बाढ़ की समस्या एंड सूखे की समस्या। कौन सी, सूखे की समस्या। और क्या होगा, भूस्खलन की समस्या। कौन सी समस्या, भूस्खलन की समस्या। अनगिनत समस्याएं हमको देखने को मिलती हैं। कैसे मिलती हैं इसकी चर्चा हम करेंगे। हर एक तथ्य को समझेंगे कि एक वृक्ष के काटने से ये सब समस्याएं कैसे जन्म लेती हैं। इतनी ही समस्याएं नहीं, और भी अनगिनत समस्याएं हैं जो जन्म लेती हैं एक वृक्ष के कटाव करने से। तो ये समस्याएं कौन कौन सी हैं, कैसे यह हमको इम्पैक्ट करती हैं, इसकी अब हम विस्तृत चर्चा कल की क्लास में करेंगे। आज तो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आज करेंगे तो क्लास लंबी हो जाएगी। इसकी क्या क्या, एक वृक्ष से हमको क्या क्या लाभ हो सकते हैं और वृक्ष के न रहने से कौन कौन सी हानि हो सकती है, इसकी चर्चा हम लोग अब कल के क्लास में करेंगे। तो हम लोग मिलते हैं अब कल के क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।